फर्ज कीजिए आपकी सरकार नहीं होती और 8.5 महीने में 265 रुपए 50 पैसे सिलेंडर के दाम बढ़ गए होते, हल्ला काट दिया होता आपने, सड़कों पर हंगामा कर दिया होता। एक बात नहीं कर दिया होता कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। आप मुझे ये बताइए, 1 दिसंबर को 594 रुपए था गैस का सिलेंडर, आज 859 रुपए 50 पैसे। मुंबई और दिल्ली के दाम बता रहा हूं। कलकत्ता में 886 रुपए, लगभग 46% का इजाफा। आप कहेंगे महंगाई काबू में आ गई। 110 रुपए पेट्रोल, 99 रुपए डीजल। गैस के दाम बढ़ा दिए गए, एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ा दिए गए और अब 17 अगस्त को फिर 25 रुपए, 859 रुपए 50 पैसे, 265 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी सिर्फ पिछले 8.5 महीनों में। और अगर 7 सालों की बात करूं तो सिलेंडर के दाम दोगुने हो गए हैं, दोगुने से भी ज्यादा। 1 मार्च 2014 को सिलेंडर के दाम थे 410 रुपए 50 पैसे, आज हैं 859 रुपए 50 पैसे। दिन पे दिन हर चीज के दाम बढ़ना, सब्जी महंगी है, अनाज महंगा है, हर चीज महंगी है, लेकिन गैस एक ऐसी चीज है जो हमें सुबह से लेकर रात तक, जिसको हम उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते उस चीज में, उसके भी दाम इन्होंने इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं। लोग को गैस उज्ज्वला गैस टंकी तो मिली है, एक बार मिली, लेकिन उसके भरवाने के लिए पैसे नहीं मिले। एक बार खुशी खुशी सबको दे दी, दोबारा भरवाने के लिए हम लोग को पैसे नहीं। और इतनी महंगाई में हम लोग क्या कर रहे हैं? गैस की मार, कुछ तो करो सरकार। तो जफर इस्लाम, पहले तेल की मार, अब गैस की मार। आम आदमी का बजट तो डब्बा गोल हो रहा है, गलत तो नहीं कह रहा। सारे चीजों का जो जोड़ के अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन कम हुआ है इस अभी पिछले दिनों में, जो कम हुआ पहले के मुकाबले पहले कम हुआ है सीपीआई इंडेक्स, और ये आगे भी कम होता जाएगा, इसलिए कि जो मानसून भी अच्छा रहा है और जो फोरकास्ट भी है वो अच्छा रहा है। और हमने कभी भी कोशिश की पिछले 6.5 साल में, आप देखिए 7 साल में हमने बराबर यही कोशिश की है कि एक आम नागरिक के पेट पे और जेब पे कोई जो है कोई किसी तरह का बोझ ना हो, प्रेशर ना हो। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4 से 4% इन्फ्लेशन +2 -2 एक बार उसने ब्रीच किया, पिछले महीने में ब्रीच किया था, 6 पॉइंट कुछ चला गया था 6.5 के आसपास, लेकिन अब फिर उसके अंदर में है। और मुझे लगता है कि तो आम आदमी इस बात पर संतोष कर ले जो आप कह रहे हैं जफर भाई। हाँ नहीं, अभी आप ही से आपको पूरा वक्त दूंगा, बात कर ले फिर। हाँ चलिए पूरी कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखिए, जो सीजनलिटी फैक्टर होती है या कोई किसी खास वजह से, जैसे लॉकडाउन, ये टेम्पररी फैक्टर है, तो इसको आपको बढ़ा चढ़ा के जो दिखाने का नहीं, बढ़ा चढ़ा कर नहीं, मैं सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा हूं। एक सेकंड, एक मिनट आपको एक आर्गुमेंट दे देता हूं। अगर आप देखिए कि WPI जो है वो बहुत ज्यादा था और CPI कम है, वो अपने आप में ही दर्शाता है कि ये कोई डिसरप्शन की वजह से जो है बढ़ा है रेट, इसलिए कि इसको रिवर्स होना चाहिए था, WPI नीचे होना चाहिए था और CPI ज्यादा होना चाहिए था। शास्त्री समझाते रहेंगे आम आदमी को जफर भाई, ये CPI WPI से कोई लेना देना नहीं। अब मेरी बात सुनिए तो, इसलिए उससे हट जाइए प्लीज मेरी बात से हट के बताता हूँ। हाँ 1 मिनट, अब मेरी बात सुनिए। मुझे ये बताइए, आम आदमी को ये समझाएंगे महंगाई हम काबू में कर रहे हैं। आम आदमी 97% लोग कह रहे हैं हमारी आमदनी घट रही है। आप मुझे ये बताइए, 1 दिसंबर को 594 रुपए था गैस का सिलेंडर, आज 859 रुपए 50 पैसे। मुंबई और दिल्ली के दाम बता रहा हूं। कलकत्ता में 886 रुपए, लगभग 46% का इजाफा। आप कहेंगे महंगाई काबू में आ गई। 110 रुपए पेट्रोल, 99 रुपए डीजल। अब मैं जवाब दे दूं? हाँ देखिए, ये तो आप बराबर कहते रहते हैं, लेकिन आप उठा के लाते हैं 10 साल पुराना वही रेट और सोचते हैं 10 साल के बाद भी वही रेट है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो होता ही है ना हर चीज में, वही कांस्टेंट रेट तो पूरी जिंदगी भर नहीं रहता है, पहली बात। लेकिन उसको एक बार को आप हटा दीजिए। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, चाहे सुप्रिया जी हो, चाहे बाकी लोग भी हो, सब इस बात को भली बातें जानते हैं कि कांस्टेंट प्राइस तो होता नहीं, प्राइस इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता रहता है हर चीज का। लेकिन ऐसा जो सिचुएशन आया इसके लॉकडाउन की वजह से, बीमारी की वजह से, डिसरप्शन के लिए, सप्लाई चेन में इंपैक्ट होने की वजह से, उसकी वजह से टेम्पररी जो है प्रेशर आया है। मैं मानता हूं कि तेल के दाम, लेकिन अगर आप देखिए पिछले महीने का
तो तेल का दाम उससे घटा है पहले पिछले महीने के। सब्जियों कोई के दाम नहीं घटा, तेल का दाम कौन से, पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं या खाने के तेल की? नहीं, पेट्रोल डीजल खाने के तेल की बात कर रहे हैं आप, अभी बात कर रहे थे खाने के तेल की। अब पेट्रोल डीजल की बात करता हूं तो पेट्रोल डीजल की बात मैं ये कर रहा हूं कि जो ग्लोबल प्राइस में थोड़ा सा कमी आई है तो जाहिर है उसका इंपैक्ट जो है लैग के साथ होता है, तो लैग के साथ होगा तो यहां भी होगा। और जब बढ़ते हैं तो कोई लैग नहीं दिखता, अगले दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल पंपों पर बड़े दाम आ जाते हैं। पिछले 1 महीने में $9 गिर चुका है कच्चे तेल का दाम, वो इतना लैग क्यों आ रहा है? अब आगे यहां भी देखेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए जफर भाई, मैं आपकी बातें मानता हूं, एक चीज बताइए। पहले सुन ले। हाँ ना मैं सुन तो रहा हूं, एक चीज बताइए ना मुझे। फर्ज कीजिए आपकी सरकार नहीं होती, बताइए। फर्ज कीजिए आपकी सरकार नहीं होती और 8.5 महीने में 265 रुपए 50 पैसे सिलेंडर के दाम बढ़ गए होते, हल्ला काट दिया होता आपने, सड़कों पर हंगामा कर दिया होता। सुनिए एक बात, नहीं कर दिया होता कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। अभी मैं अरे उसी का ईमानदारी से जवाब दे रहा हूं। हाँ। हमारी सरकार किसकी सरकार है? एक आम गरीब आदमी की सरकार है। अच्छा। इस गरीब आदमी के पेट में अनाज जाए इसके लिए हम जो है प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाओं की तरह और बहुत सारी जो योजनाएं चलाया है, वेलफेयर स्कीम, उसके द्वारा हम लोग गरीब आदमी के घर घर तक राशन पहुंचाने का पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। उसमें जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो पैसे जो है कहीं ना कहीं से तो आएंगे। और बाकी जब आपका बाकी रेवेन्यू मॉडल जब आपको पता है कि इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो जाहिर है और सरकार को कई फ्रंट पे काम करना है हर जगह पे, तो कहीं ना कहीं अच्छा, तेल उसका एक उदाहरण दूं, अगर क्योंकि बढ़ रहे आप हैं, अर्थशास्त्र ये भी टेम्पररी है। आप अर्थशास्त्र समझते हैं जफर भाई, अच्छी बात कही आपने। और सरकार की ये संवेदनशीलता है, दरियादिली है। इस मुश्किल काल में आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज यानी कि गेहूं या चावल देते हैं हर महीने। चावल अब गेहूं और धान के दाम क्या हैं? 1975 रुपए ना प्रति क्विंटल। मैं मार्केट रेट लगा रहा हूं, एमएसपी पर खरीदी तो होती नहीं, 14% होती है। फर्ज कीजिए सरकार 1975 रुपए का ये धान खरीद रही है, तो 5 किलो दिया तो 100 रुपए का धान दिया ना महीने में। और यहां पर गैस के ही दाम बढ़ गए 265 रुपए 50 पैसे। थोड़ा ये गणित समझाइए मुझे, ये अर्थशास्त्र समझाइए, या मैं गलत उठा रहा हूं सवाल? देखिए मैं अगर आप सबसे पहले तो कंपैरिजन जो आपका है ना, अच्छा। वो उसको मैं उस पर थोड़ा सा टिप्पणी कर देता हूँ। हाँ। आपके सैलरी का जो स्ट्रक्चर है निकाल लीजिए, सामने पर स्क्रीन पे रखिए, और हर आंकड़े, चाहे आपका डियरनेस अलाउंस हो, आपका बेसिक हो, फलाने जो अलाउंसेस है, सब अलाउंसेस को सामने रखिए और उसके बाद आप बताइए कि कौन से अलाउंसेस पिछले 5 साल में कैसे किस तरह से आपको मिले हैं। जफर भाई मुझसे बेहतर जानते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था में 94% एम्प्लॉइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। कोई डीए कोई पीएफ कुछ नहीं होता 94% जनता के लिए। एक मिनट मैं आपको एक मिनट संदीप जी, मेरी बात समझिए। मैं आप जिस तरह से उठा के एक चीज बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक चीज से कंपेयर नहीं किए। सरकार के पास कई चीजें हैं देखने के लिए, और सरकार कई इसमें अगर आत्मनिर्भर पैकेज, इतने बड़े बड़े पैकेज आएंगे, जाहिर है सरकार उतना जो है जरिया दिली दिखाएगी आम नागरिक के लिए, और पूरा अपना जो सरकारी निजाम जो है वो गरीब आदमी के लिए खोल देगी। पूरा जितना उसका जो भी सरकार के पास जो दौलत है पूरा अगर गरीबों में बांटेगी, तो जाहिर है कहीं से तो आना चाहिए।